हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने पीके फिजिक्स स्टडी चैनल पर। मैं हूं प्रमोद पूनिया और आपके लिए लेकर के आया हूं गोलीय दर्पण से परावर्तन। स्फेरिकल मिरर से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है ये अपन शुरू करेंगे। इससे पहले की क्लास में प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है और उससे संबंधित जो समतल दर्पण से परावर्तन है ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर से परावर्तन। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर क्या होता है। यदि किसी पारदर्शी खोखले गोले के एक छोटे से भाग को काट लें और उसको काटने के बाद उसके एक पृष्ठ पर सिल्वर की पॉलिश कर दें, क्या कर दें, सिल्वर की पॉलिश कर दें, तो इस प्रकार से बना दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। अब अपन ये जानेंगे कि गोलीय दर्पण जो है वो कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इससे पहले वापस थोड़ा पीछे आते हैं। अपन कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण जो है वो किसी पारदर्शी खोखले गोले के एक भाग को काटकर उस पे पॉलिश करने से बनता है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, एक पारदर्शी खोखला गोला, और मैंने इसका ये भाग काटा है। ये भाग जब मैं काट देता हूं तो मेरा ये भाग ये रहेगा। इस भाग में ये जो आपका एक वक्रित आपको पृष्ठ दिख रहा है, इसके अंदर दो मुक्त पृष्ठ हैं। जो पृष्ठ उभरा हुआ है वो पृष्ठ उभरा हुआ तल, उभरा हुआ पृष्ठ, वो पृष्ठ कहलाता है उत्तल, उत्तल पृष्ठ क्या कहलाता है, उत्तल पृष्ठ। और जो भाग अंदर धसा हुआ है, अव का मतलब अंदर धसा हुआ, तो अव तल, ऐसा तल जो अंदर धसा हुआ है वो कहलाता है अवतल पृष्ठ। क्लियर है कि जब किसी खोखले पारदर्शी गोले के एक छोटे से भाग को काटें तो इस प्रकार का पैटर्न आपके पास आएगा। इसका वो पार्ट जो उभरा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, उत्तल पृष्ठ कहलाता है, तथा जो अंदर धसा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, अवतल पृष्ठ कहलाता है। अब यदि जो उभरा हुआ भाग है इसके ऊपर दो तरह से इसको रख सकते हैं। यदि इसके ऊपर आप उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दें, सिल्वर की पॉलिश कर दें, तो इसका अंदर धसा हुआ भाग किसका काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। अंदर धसा हुआ भाग जिसमें परावर्तक पृष्ठ का काम करता है वो दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। ठीक इसी प्रकार ये जो है इसमें अपन क्या कर रहे हैं, अंदर धसे हुए भाग पर, अंदर वाले भाग पे क्या करी है, सिल्वर की पॉलिश करी है, तो ये क्या बन गया, एक दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण होगा, जब अंदर वाले भाग पे आपने सिल्वर की पॉलिश करी है तो क्या होगा, जो बाहर वाला पृष्ठ है, जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो किसका काम करेगा, वो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। और जिसमें उभरा हुआ तल, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का काम करता है वो कहलाता है उत्तल दर्पण। तो ये क्या है, ये है आपका अवतल, ये है अवतल दर्पण, और ये है आपका उत्तल दर्पण। क्लियर है दोनों की परिभाषा। ऐसा किसी गोलीय दर्पण का उभरा हुआ पृष्ठ यदि परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण, और यदि किसी गोलीय दर्पण का अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। क्लियर है। इसके बाद अपन अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से, कहने का मतलब जो गोलीय दर्पण है उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनके बारे में देखेंगे। देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखने से पहले आप ये नोट करें कि ये मेरा एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है?
एक मिनट। सबसे पहले अपन देखते हैं गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है। ठीक है, ये मेरा एक अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ये जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इनका सेंटर पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? पोल, ध्रुव। ठीक है, किसी भी दर्पण, गोलीय दर्पण का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु जो होता है वो उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। पोल को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं? P द्वारा इसको डिनोट करते हैं। दूसरा, वक्रता केंद्र। आपको पता है कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, वो किसी गोले का भाग होता है। तो मैं ये कह दूं कि ये जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां पर भी ये जिस गोले का भाग है, कटा हुआ भाग है, उसका केंद्र ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब दूसरा, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या, ये देखो, ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद बात करते हैं मुख्य एक्स की, प्रिंसिपल एक्स। प्रिंसिपल एक्स क्या होता है? जो गोलीय दर्पण का ध्रुव है और जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को O से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट किया जाता है, R से व्यक्त किया जाता है। गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य एक्स कहलाती है, प्रिंसिपल एक्स कहलाती है। क्या? किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और पोल को, ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य एक्स कहलाती है। तो यहां पर ये क्या है? मुख्य एक्स। ये क्या है? मुख्य एक्स, प्रिंसिपल एक्स। प्रिंसिपल एक्स के बाद बात करते हैं एपेरेचर, द्वारक। द्वारक क्या होता है? यहां पे जो गोलीय दर्पण दिख रहा है, जो M से शुरू होके M डैश तक, M से शुरू होके M डैश तक, तो इस गोलीय दर्पण का इस गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ का व्यास है M डैश, वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक या अपेरेचर कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहां द्वारक क्या है? M डैश। किसको बता रहा है? द्वारक को बता रहा है। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल फोकस, कोई गोलीय दर्पण है,
इस गोलीय दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष। दूसरा गोलीय दर्पण आपका ये है, ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पे, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे केंद्रित होती हैं। ये बिंदु आपका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या सिर्फ इसे फोकस के नाम से भी आप जान सकते हैं। ये है आपका प्रिंसिपल अक्ष। अगर इसके अंदर मुख्य अक्ष के पैरेलल किरणें आएंगी तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से लौट जाएंगी। ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस प्रकार का ये बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, वापस से मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के पैरेलल किरणें दर्पण के ऊपर आपतित हों तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस, या सिर्फ इसको फोकस नाम से भी आप जान सकते हैं। इसके बाद है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्या होती है फोकल लेंथ? ये जो आपने फोकस बिंदु यहां देखा है, इस फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी, जो ये दूरी है यहां से, ये क्या कहलाती है, फोकल डिस्टेंस। ये क्या कहलाती है, फोकल डिस्टेंस कहलाती है। किसी दर्पण के फोकस की ध्रुव से जो दूरी होती है वो कहलाती है क्या, फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी। इसके बाद बात करते हैं फोकस तल की। ठीक है, फोकस प्लेन, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये जो तल है लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से जाने वाला तल क्या कहलाता है, फोकस प्लेन कहलाता है। क्या, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से जाने वाला प्लेन क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। तो सारी परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई हैं, एक बार आप दोबारा देख लें। सबसे पहले बात कर रहे थे ध्रुव की, पोल। जो भी दर्पण है आपका, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उनका जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वो पोल कहलाता है। ये परिभाषाएं आप साथ साथ नोट कर लें। इसे किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो दर्पण है, इसको जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे किसके द्वारा डिनोट करते हैं, इसे C के द्वारा डिनोट किया जाता है। गोले दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी दर्पण के पोल और वक्रता केंद्र से जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल अक्ष कहलाती है। द्वारक, जो आपका दर्पण है, उस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहाँ M दर्पण के द्वारक को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद मुख्य फोकस, फोकस दूरी और फोकस तल।
मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस जब किसी देखो, जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें आती हैं तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। इसके बाद में है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है? फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहलाती है। अगला है फोकस तल, फोकस प्लेन। मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक है, मुख्य अक्ष को लंबवत काटने वाला और कहां से जाने वाला? फोकस से जाने वाला प्लेन तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो किससे संबंधित हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित थी। इसके बाद अपन शुरू करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम दिए गए हैं और अपन चारों अलग अलग दर्पणों के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम, बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। ये आपका कोई अवतल दर्पण है। यदि ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से गुजरती है। ठीक इसी प्रकार ये किसके लिए था? ये था आपका अवतल दर्पण के लिए। ठीक इसी प्रकार ये पहला नियम जो है वो अपन किसके लिए देख सकते हैं? उत्तल दर्पण के लिए भी देख सकते हैं। ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का पहला किरण आरेख यह है, पहला नियम यह है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का पहला नियम। ये आप साथ साथ नोट भी कर लें। इसके बाद दूसरा नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये इस दर्पण का क्या है? कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? इसका फोकस, मुख्य फोकस। ये यहां पर भी मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आए, फोकस से गुजरते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। या यूं कहें कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में आए या फोकस की दिशा में निर्दिष्ट हो तो वो दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है।
दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ये था दूसरा नियम। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा नियम क्या होता है। देखिए तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, ये बात कर रहा हूं अवतल दर्पण की। ये अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव है। क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ये इस दर्पण के लिए कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये F है। तो जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती है, वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे लौट जाती है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आती है या वक्रता केंद्र की दिशा में निर्दिष्ट होती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहां से इसका परावर्तन होगा और वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, क्योंकि ये किस दिशा में आ रही है, ये उत्तल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित है। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होने वाली किरण वापस उसी मार्ग पे लौट जाएगी। क्लियर है? जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आती हुई दर्पण पर आपतित होती है तथा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ये था तीसरा नियम। इसके बाद में है चौथा नियम और लास्ट नियम। चौथा नियम क्या है? ये आपका है अवतल दर्पण और ये आपका है उत्तल दर्पण। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, ठीक है, तो ये सममित रूप से वापस परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए ध्रुव पर आपतित होगी उतना ही कोण बनाते हुए, ये थीटा कोण बना रही है तो ये भी क्या बनाएगी, थीटा कोण, इतना ही कोण बनाते हुए वापस पुनः लौटे जाती है। ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी आप ये कह देंगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए या तिर्यक रूप से ध्रुव पर आपतित होती है तो उतने ही कोण के साथ, मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए ये किरण वापस पुनः उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये थे आपके दर्पण के 4 नियम, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम। एक साथ वापस देखें एक बार जरा। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या क्या हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम ये कहता है कि अवतल दर्पण के फोकस से आने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के फोकस की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से उत्तल दर्पण पर आने वाली किरण तथा वक्रता केंद्र की दिशा में
वक्रता केंद्र से अवतल दर्पण पर आने वाली किरण तथा वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण पर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। और चौथा नियम है मुख्य अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए सममित रूप से परावर्तित हो जाती है। ये था आपका गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। इसके बाद अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। इसकी जो मुख्य स्थितियां हैं कि अगर अपन इमेज वस्तु यहाँ रखेंगे तो उसका इमेज इस जगह बनेगा, उसका नेचर ये होगा, उसका साइज इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। तो उसके लिए सबसे पहली स्थिति जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहली स्थिति वो ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखो, ये आपका कोई क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये इस दर्पण का क्या है? फोकस। अब देखो, यदि वस्तु अनंत पे हो तो मैंने यहां दिखाया है इसको डैश डैश करके। वस्तु बहुत बड़ी है और उसकी पोजीशन भी क्या है? अनंत पे रखी हुई है। तो क्या होगा? इससे किरणें आएंगी, पैरेलल किरणें आएंगी। अनंत से आने वाली किरणों को अपन कैसा मानते हैं? लगभग पैरेलल मान सकते हैं। तो ये मान रहे हैं कि ये कोई समानांतर किरणें अनंत से आ रही है। समानांतर किरणें अनंत से आ रही हैं। दो किरणें ले लेते हैं अपन, क्योंकि इमेज बनाने के लिए जो शुरू में अपन ने 4 नियम पढ़े हैं उनमें से कोई 2 नियम आपके काम के हैं। तो मैंने पहला जो 2 किरणें इसमें ली हैं, पहली किरण कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो ये कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर वापस जाएगी। दूसरी किरण ध्रुव पे आ रही है, तो जितना कोण बनाते हुए आई है उतना ही मुख्य अक्ष के साथ वापस कोण बनाते हुए वापस परावर्तित होगी। तो ये किरण यहाँ से जाएगी। ठीक है, 2 किरणें दर्पण से इस प्रकार परावर्तित होंगी तो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। कैसा बना है इमेज? जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? पहला, उसकी स्थिति क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। ठीक है, फोकस पर, F पर बनेगा। दूसरी बात, प्रकृति, उसका नेचर कैसा होगा? किरणें वास्तव में मिल रही हैं, किरणों को कहीं भी अपन ने पीछे नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और इसके साथ उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा व उल्टा होगा। तीसरी चीज, इसका आकार कैसा होगा? वस्तु के
तुलना में इसका आकार कैसा होगा। वस्तु तो बहुत बड़ी है और उसकी तुलना में प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, या इसको आप बिंदुवत भी मान सकते हैं, बिंदुवत होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये था आपका पहला कंडीशन, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति देखेंगे कि यदि वस्तु कहाँ स्थित हो, वस्तु थोड़ा नज़दीक ले आए और कहाँ हो, सी और इनफाइनाइट के बीच, सी और अनंत के बीच, या यूं बोल सकते हैं सी से परे, तो वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो। अगर इन दोनों के बीच स्थित होगी तो क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रकृति क्या होगी, उसका स्थिति कैसा होगा और उसका आकार कैसा होगा, ये अपन देखते हैं। तो ये मैंने लिया है एक कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, और ये क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य एक्स, सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, फोकस, दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस। यदि वस्तु आपकी रखी हो यहां, कहां, सी से परे, वस्तु आपकी सी से परे रखी हो, ये मैंने यहां दिखाई है वस्तु, तो क्या होगा, मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली किरण, वस्तु से जो किरणें आएंगी, पहली किरण ले रहे हैं, मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरा, फोकस से आने वाली किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य एक्स के समानांतर जाएगी। दो किरणें अपन ने ली हैं, इमेज बनाने के लिए दो नियम आपके सफिशिएंट हैं, चार नियम जो अपन ने पहले पढ़े हैं उनमें से। तो मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी और फोकस से आने वाली किरण मुख्य एक्स के समानांतर हो जाएगी। दोनों किरणें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस वस्तु का, ये जो वस्तु आपने ली थी, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब। अब इस प्रतिबिंब की विशेषता, इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, सबसे पहला उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी स्थिति होगी सी और एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वस्तु की प्रकृति आप बताएं कैसा बन रहा है, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो डेफिनेट प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और उल्टा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे ही बनते हैं। तीसरी, उसका आकार, ठीक है, वस्तु से क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, तो उसका आकार होगा छोटा, थोड़ा सा छोटा बन रहा है। तो ये थी दूसरी कंडीशन कि वस्तु जब आप कहाँ रखें, इनफाइनाइट और सी के बीच रखें, या यूं बोलें कि सी से परे रखें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के मध्य बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और साथ ही वह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ये था सेकंड कंडीशन। इसके बाद तीसरी कंडीशन, देखो तीसरी कंडीशन,
तीसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु C पर स्थित हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो उसका किरण आरेख कैसा बनेगा देखते हैं। यह है आपका अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य एक्स, ये इसका ध्रुव है, ये पॉइंट इसका क्या है कर्वेचर, ये क्या है फोकस। यदि वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पे रखी हो, क्या है वस्तु AB, तो पहली किरण जो मुख्य एक्स के समानांतर आएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरा, फोकस से आने वाली किरण, एक मिनट, थोड़ा सा डायमेंशन का प्रॉब्लम हो गया है, इसको दोबारा देखेंगे। यह है आपका अवतल दर्पण और ये क्या है इसका मुख्य एक्स, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट को कहते हैं ध्रुव, और ये आपका होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होगा इसका फोकस। जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, वक्रता केंद्र पे हो, तो मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और फोकस से आने वाली किरण मुख्य एक्स के समानांतर हो जाएगी, और ये दोनों किरणें यहाँ मिलेंगी। मतलब इमेज कहाँ पर बनेगा, C के ऊपर ही इसका इमेज बनेगा। मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी और फोकस से आने वाली किरण मुख्य एक्स के समानांतर हो जाएगी। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता, पहला, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, C पर ही बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और तीसरा वस्तु के बराबर। आकार कैसा होगा उसका, वस्तु के बराबर। ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, C व F के मध्य स्थित हो, वस्तु C और F के मध्य स्थित हो, तो अपन देखेंगे किरण आरेख कैसा बनता है और उसके आधार पे बताएंगे प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो सबसे पहले ये मैंने बना दिया एक अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। वस्तु कहाँ रखी है, C और F के बीच। जब वस्तु C और F के बीच रखी हो तो वही आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए जो चार नियम आपने पढ़े हैं उसमें से कोई दो किरणों को आपको लेना है जो आपके लिए सुविधाजनक हों। सबसे पहले सबसे सिंपल वाला जो है कि मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये ले लिया अपन ने। दूसरा कि फोकस से आने वाली किरण क्या हो जाएगी, फोकस से आने वाली किरण मुख्य एक्स के समानांतर हो जाएगी और ये यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो इमेज की विशेषता क्या होगी, प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी, कहाँ बनेगा, पहला स्थिति क्या होगा, C से परे, बियॉन्ड C, या यूं बोल सकते हैं कि C व अनंत के मध्य इमेज बनेगा। दूसरा उसका नेचर कैसा होगा, डेफिनेट किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो नेचर उसका होगा वास्तविक,
व उल्टा। और तीसरा, वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा। वस्तु जो ए बी है उसकी तुलना में ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, बड़ा। तो वस्तु से बड़ा, ये था चौथा कंडीशन। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये 4 कंडीशन हो गए आपके यहाँ पर। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 4 कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं। वस्तु इनफाइनाइट पे स्थित हो, जब वस्तु अनंत और सी के मध्य हो, जब वस्तु सी पे हो, और जब वस्तु सी और एफ के मध्य स्थित हो। इसके बाद नेक्स्ट है, जब वस्तु, पांचवी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित हो, एफ पर स्थित हो। तो उसका इमेज कैसा होगा, कहाँ बनेगा, देखेंगे। यह है इसका किरण चित्र, रे डायग्राम। ये है मुख्य एक्स, ये पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मुख्य फोकस। और वस्तु मैंने कहाँ रखी है, वस्तु रखी है एफ पे। एफ पे रखूंगा तो मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। दूसरा, ध्रुव पर आने वाली किरण उतना ही एंगल बनाते हुए ध्रुव पे आने वाली किरण उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएंगी। इतना एंगल ये यहाँ बन रहा है, उतना ही ये यहाँ बनाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों किरणें वापस कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। और पैरेलल किरणें अनंत से आती हैं, अनंत पे ही जाके ये मिलेंगी। इसका मतलब ये कहाँ जाके मिलेंगी, अनंत पे। तो पहली चीज तो ये हो गई इसकी विशेषता में कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसकी विशेषता में सबसे पहले लिखेंगे उसकी स्थिति। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। दूसरा, उसका नेचर कैसा होगा। प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। इसके साथ ही आप ये कह सकते हैं क्योंकि किरणें पैरेलल हैं तो वास्तव में जाके कहाँ मिलेंगी, अनंत पे। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और वह क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और थर्ड है, तीसरा क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये थी आपकी पांचवी कंडीशन। क्या थी, पांचवी कंडीशन। और इसके बाद अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की लास्ट वाली कंडीशन है, वो है सिक्स्थ, छठी कंडीशन, छठी स्थिति। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु F व P के मध्य स्थित हो। F व P के मध्य स्थित हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखते हैं। ये आपने लिया एक ये है आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य एक्स, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट को कहते हैं ध्रुव। ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है मुख्य फोकस। और मैंने वस्तु रखी है F और P के बीच। जब वस्तु F और P के बीच है तो इसका इमेज कैसा होगा, कहाँ बनेगा।
सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समान किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, वस्तु से कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो इस दर्पण से इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगी, परावर्तन के बाद ये फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा, अगर यहाँ से किरण कहाँ आ रही है, इसके ध्रुव पे आ रही है, तो इतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस चली जाएगी। देख रहे हैं दोनों किरणें फैल रही हैं, मतलब ये अनंत पे भी जाके नहीं मिलेंगी, आगे जाके नहीं मिलेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको पीछे बढ़ा सकते हैं। इन किरणों को पीछे बढ़ाया तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर क्या मिलेंगी, दोनों किरणें मिलेंगी और दोनों किरणें यहाँ मिलेंगी तो यहाँ इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाली कंडीशन जो है वो क्या कह रही है, लास्ट वाली कंडीशन ये कह रही है कि इमेज किस जगह बनेगा, उसकी विशेषता देखें तो वो ये है। उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, तो सबसे पहले तो अपन ये बोलेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी स्थिति, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, इनको पीछे बढ़ाने पे किरणें मिली हैं, इंटरसेक्ट हुई हैं, तो आप ये कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। वह काल्पनिक प्रतिबिंब आपको पता है हमेशा कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। ये जो वस्तु थी AB वस्तु, यहाँ भी इसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा, ऊपर की ओर ही मिलेगा, सीधा मिलेगा। तीसरा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो ये थी 6 कंडीशन, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, वापस से, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, और बहुत छोटा। जब नज़दीक लेके आए, C और अनंत के मध्य हो, तो प्रतिबिंब उधर खिसकेगा, कहाँ आ जाएगा, F से C की तरफ, F C के मध्य। कैसा, वास्तविक व उल्टा और साइज में छोटा। वस्तु C पे हो तो प्रतिबिंब C पे ही बनेगा। ठीक है, वास्तविक व उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा, जब वस्तु C और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वस्तु को नजदीक लाए हैं तो प्रतिबिंब और दूर खिसक गया, तो प्रतिबिंब बना है C से परे। ठीक है, कैसा है, वास्तविक और उल्टा, इसके साथ ही वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और जब वस्तु F पे है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और जब वस्तु F और P के मध्य रख दी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये थे अवतल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन के विभिन्न पोस्चर, विभिन्न स्थितियां। इसके बाद 6 कंडीशन, 6 कंडीशन पूरी हो गई। इसके बाद अपन पढ़ते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की निर्माण की सिर्फ 2 ही कंडीशन हैं। कौन सी? सबसे पहले देखिए, ये आपका है पहला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जितने भी इमेज फॉर्मेशन करे हैं अपन ने, उन सब में जो 4 नियम अपन ने पढ़े हैं, 4 लॉ जो पढ़े थे, उन चारों में से कोई 2 किरणों को आपको लेना है जो आपके लिए सुविधाजनक हो, और वही काम अपन यहाँ करेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो 4 नियम पढ़े थे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण
क्या होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, पहला। दूसरा, फोकस की ओर निर्दिष्ट किरण या फोकस की ओर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा था सी की दिशा में निर्दिष्ट किरण, या कहें कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे लौट जाती है। और चौथा और लास्ट नियम ये था कि यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, किसी एंगल के साथ, मुख्य अक्ष के साथ कोई एंगल बनाते हुए आपतित हो, तो मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए सममित रूप से वापस परावर्तित हो जाती है। ये चारों नियम हैं, इनमें से कोई दो नियम जो आपको अच्छे लगें, आपके लिए सुविधाजनक हो, कोई ज़रूरी नहीं। जो मैंने पीछे वाली कंडीशन में जो नियम काम में लिए हैं वही आप काम में लें। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहे हैं, जो आपके वहाँ सेट बैठ रहे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसके अंदर पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, इनफाइनाइट पे स्थित हो, अनंत पे स्थित हो, तो इसके लिए किरण डायग्राम कैसा होगा और जो इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये है आपका उत्तल दर्पण, और ये क्या है, मुख्य अक्ष उत्तल दर्पण की। यहाँ पर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका क्या है, फोकस। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे रखी है। अनंत पे रखी है तो मैं यहाँ वस्तु को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको, डॉट 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 करके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वस्तु कहाँ है, अनंत पे, ठीक है। अनंत पे है तो अनंत से किरणें जो आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, समानांतर किरणें आएंगी, ठीक है। मैं समानांतर किरणें ले लेता हूं। एक ये किरण आ रही है, दूसरी किरण ये आ रही है। पहली किरण जो F की दिशा में आ रही है, तो क्या होगा, F की दिशा में है तो इसका जब परावर्तन होगा दर्पण से, तो ये कहाँ से जाएगी, ये इसका परावर्तन होगा तो ये कहाँ से जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दूसरा, देखिए, यदि वस्तु आपके अनंत पे स्थित हो तो पैरेलल होंगी। ये मैंने कोई दो समानांतर किरणें ली हैं। पहली किरण जो अनंत से आ रही है, F की दिशा में है, तो मुख्य अक्ष से दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण जो कहाँ पे आ रही है, दर्पण के ध्रुव पे आपतित हो रही है। ये जैसे ही दर्पण के ध्रुव पे आएगी तो जितना कोण इसने मुख्य अक्ष के साथ बनाया है, उतने ही कोण से ये वापस सममित रूप से परावर्तित हो जाएगी। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये किरणें यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु थी आपकी AB, बहुत बड़ी वस्तु ली है और इसका एक छोटा सा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब की विशेषता क्या होंगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप साफ साफ देख रहे हैं कि प्रतिबिंब पहला F पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, F पर बनेगा। दूसरा, ये बताएं कि प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक, क्योंकि किरणें जो हैं वास्तव में परावर्तन के पश्चात तो बहुत फैल रही हैं, तो इनको जब पीछे बढ़ाया तो ये किरणें इंटरसेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, काल्पनिक या आभासी बोल सकते हैं, काल्पनिक होगा। वह काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, आप देख सकते हैं। और तीसरा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। ये थी
उत्तल दर्पण की पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की दूसरी स्थिति देखें तो वो क्या है? सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है जब वस्तु अनंत व P के मध्य स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखिए, ये मेरा है उत्तल दर्पण और ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र, ये है इसका F, ये है इसका ध्रुव और वस्तु मेरी कहाँ रखी है? मैंने यहाँ रखी है। ठीक है, P और इनफाइनाइट के बीच में कहीं वस्तु रखी है। तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण क्या होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, पहला। दूसरा, C की दिशा में आने वाली किरण वापस इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ये किस डायरेक्शन में है? ये C की डायरेक्शन में है। तो वापस इधर ही गई है, तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें यहां मिल रही हैं। तो इस वस्तु का इमेज कहां बन जाएगा? A डैश B डैश। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, काल्पनिक होगा, P और F के मध्य होगा, ठीक है, और वस्तु से छोटा होगा। तो इसकी विशेषता ये हो जाएगी, कि कहाँ बनेगा? F व P के मध्य। इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति होगी F और P के बीच। दूसरी बात, कैसा होगा? काल्पनिक होगा और कैसा? काल्पनिक आपको पता है कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। और तीसरा है वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन के दो सिचुएशन हैं, दो स्थितियां हैं। पहली, जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। और यदि वस्तु कहाँ रख दें? P और इनफाइनाइट के बीच में रख दें तो इमेज कहाँ बनेगा? F व P के मध्य बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये था उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के अलग अलग स्थितियां। अब है इसके बाद नेक्स्ट, अपन ने अब तक परावर्तन पढ़ा है। परावर्तन सबसे पहले समतल दर्पण से, उसके बाद अवतल दर्पण से और उसके बाद उत्तल दर्पण से परावर्तन और इनकी विभिन्न स्थितियों के बारे में अपन ने जाना। अब अपन ये देखेंगे कि इन दर्पणों से जो परावर्तन होता है तो इनका यूज कहाँ करते हैं अपन। ठीक है, इन तीनों प्रकार के दर्पणों का क्या क्या उपयोग है अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। तो सबसे पहला, समतल दर्पण का क्या उपयोग है? आप देखते हैं सुबह सुबह जब भी अपन स्कूल आते हैं तो ड्रेसिंग टेबल के सामने आप खड़े होकर कंघी बनाते हैं और अपना एक सुंदर सा फोटो उसमें देखते हैं। तो सबसे सिंपल उसका उपयोग यही हो गया कि चेहरा देखने के काम में आता है। समतल दर्पण किस काम आता है? चेहरा देखने के काम आता है। इसके अलावा लेबोरेटरीज में भी, प्रयोगशालाओं में भी वैज्ञानिक क्या करते हैं? प्रकाश को मोड़ने के लिए, ठीक है, इधर से आ रहा है इधर मोड़ना है। आपने देखा होगा जब आप कभी आपके पास कोई कांच होता है तो उससे लाइट आ रही होती है, उससे आप क्या करते हैं? किसी दूसरे की आंखों पे उसका रिफ्लेक्शन डालते हैं, वो लाइट डालते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में प्रकाश को मोड़ने के लिए भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। शेविंग बनाने में
आपने देखा है जब भी अपन सेविंग बनाते हैं तो अपने चेहरे का एक बड़ा सा इमेज आपको चाहिए होता है ताकि सेविंग को आराम से बनाया जा सके। ठीक है, तो सेविंग बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अपने चेहरे को दर्पण के कहाँ पर, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, जिससे क्या बनता है, उसका 6th कंडीशन, अवतल दर्पण की 6ठी कंडीशन, जिसमें क्या होता है, चेहरे का एक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आराम से सेविंग बनाई जा सकेगी। इसके अलावा टॉर्च जो होती हैं, टॉर्च, इसके अंदर यहां से बल्ब निकाल के यहां लगाते हैं। ठीक है, तो ये बल्ब की जो सिचुएशन होती है वो कहाँ होती है, फोकस पे होती है। तो यहां से किरणें जो आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और एक लंबी दूरी तक आप उसको एक काफ़ी विस्तृत रेंज में आप देख पाएंगे। तो टॉर्च और जो सर्च लाइट होती हैं उनके अंदर भी किसका, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वाहनों की हेडलाइट में भी, क्योंकि आपको एक विस्तृत वाइड एरिया आपको देखना होता है, तो वाहनों की हेडलाइट में भी ठीक इसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि बल्ब जो होता है उसके फोकस पे होता है और किरणों को थोड़ा फैला देता है, पैरेलल बीम भेजता है ताकि आप एक ज़्यादा दूरी तक देख सकें और ज़्यादा एरिया को देख सकें। तो वाहनों की हेडलाइट में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनके पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके आगे कांच लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है। ठीक है, उसके अंदर भी कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, जो क्या करता है, दांतों का एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, तो दंत चिकित्सक भी दांतों के इलाज में अवतल दर्पण का उपयोग लेते हैं, जिससे उनको सुविधा रहती है। इसके अलावा तो सौर भट्टियाँ होती हैं, उनमें भी प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आप नोट करते रहें। इसके बाद में है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, एक तो श्रृंगार करने में और सजावट करने में। आपको पता है सजावट किसको मानते हैं, जहाँ चकाचौंध है, जहाँ प्रकाश फैल के मिले आपको, तो प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है, उत्तल दर्पण करता है, जिससे वहाँ चकाचौंध उत्पन्न होती है। तो आप ये कह सकते हैं सजावट में और श्रृंगार में किसको काम में लेते हैं, उत्तल दर्पण को काम में लेते हैं। इसके अलावा जो वाहन होता है, जो ड्राइवर के साइड में जो ग्लास लगा होता है, जिसमें वो अपने पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखता है, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये था तीनों प्रकार के दर्पणों का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ये जानेंगे कि इनसे संबंधित ये जो दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बिंब कहाँ बनता है। ठीक है, इन दूरियों को क्या कहते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनको किसी फॉर्मूले के रूप में डिराइव करने में जो एक चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं, वो चिन्ह परिपाटी क्या है। ठीक है, आप सारी क्लास को अच्छे से नोट्स बनाएं और इनको अच्छे से समझें। जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।